Welcome, friends. Chapter number one. Well, the name of the chapter is Financial Statements of a Company. Well, guys, ये चैप्टर बहुत ही ध्यान से सीखना है बिकॉज ये बहुत काम आएगा आपको पूरे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक में एंड एज वेल एज कंपनी अकाउंट्स में भी. सो आई रियली होप कि मैं आपको ये बहुत अच्छे से सिखा पाऊँ. आइए, हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Well, financial statements are summarized statements of accounting data which gives information as to profitability and financial position of the company. अगर मैं साधारण भाषा में बोलूँ तो आपको शॉर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताती हैं कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का स्टेटस क्या है और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का स्टेटस क्या है. अब आप ध्यान दीजिए, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंटिंग में, तो वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बताता है कि आपको एक पर्टिकुलर ईयर में प्रॉफिट हुआ या लॉस. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आपको प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलता है. जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं मेरे बच्चों, तो वो आपको फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है. तो अब यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 4 मेजर हिस्से पाए जाते हैं. पहला है बैलेंस शीट. मैं इससे पहले कि आपको एक्सप्लेन करूं बैलेंस शीट क्या होता है, मैं आपको कुछ और शो भी करना चाहूँगा. देखिए मेरे बच्चों, जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं या पार्टनरशिप करते हैं या एनपीओस करते हैं, तो आप बनाते हैं हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट. तो जो फर्स्ट टाइम कर रहा होता है ना बच्चा, उससे लगता है कि सारी बैलेंस शीट ऐसी ही तो होती हैं, हॉरिजॉन्टल क्या मतलब वर्ड हुआ. देखिए, आपके हिसाब से अगर सारी बैलेंस शीट एक जैसी होती हैं तो अब आपका ये व्यू हम चेंज करेंगे. देखिए, जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं, आप पार्टनरशिप करते हैं या एनपीओस करते हैं, तो एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनती है जिसमें आपको पता है लायबिलिटीज़ अमाउंट, असेट्स अमाउंट लेते हैं. लायबिलिटीज़ में आप ले लेते हैं कैपिटल, प्रॉफिट होता है तो ऐड कर लेते हैं नेट प्रॉफिट, क्रेडिटर्स ले लेते हैं, लोन फ्रॉम बैंक ले लेते हैं. जस्ट सम एग्जाम्पल्स. असेट्स में आप क्या ले लेते हैं, कैश ले लेते हैं, स्टॉक ले लेते हैं, सपोज प्लांट एंड मशीनरी ले लेते हैं और दोनों साइड को बराबर कर देते हैं. आई एम जस्ट साइटिंग सम एग्जाम्पल्स. देयर कैन बी सो मैनी अदर असेट्स, सो मैनी अदर लायबिलिटीज एज वेल. लेकिन मेरे बच्चों, अब जो आप करेंगे कंपनी अकाउंट्स और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो करेंगे कंपनी का बैलेंस शीट जो कि वर्टिकल होता है. तो मैं कोशिश करूँगा कि आप मेरा प्रोसेस पकड़ो ताकि याद हो जाए आपको. सबसे पहले मेरे बच्चों, आप यहाँ लेते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज़. अब बच्चों, जब हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट करते हैं तो लायबिलिटीज़ और असेट होता है, वर्टिकल करते हैं तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ लेते हैं. प्यारे बच्चों, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंदर जो हमारा पहला हेडिंग कह लो, वो है शेयर होल्डर्स फंड्स. माइंडेड शेयर होल्डर फंड्स को राजे अपन इक्विटी भी कहते हैं, इक्विटी. अब इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं मेरा बच्चा. पहला आता है शेयर कैपिटल, दूसरा आता है राजे रिजर्व्स एंड सरप्लस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और तीसरा आता है बेटा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट. ये सारा क्या क्या होता है मैं अभी सिखाऊंगा आपको बेटा. तो शेयर होल्डर फंड्स वी हैव 4 थिंग्स, थ्री थिंग्स: शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स. सेकंड मेरा बच्चा जो हम लेते हैं वो है शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग, अलॉटमेंट. ये क्या होता है अभी बताएंगे. थर्ड होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज़. मेरे बच्चों, इसके अंदर 4 चीज़ें. पहला मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, डिटेल में भी बता दूंगा. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ नेट एंड अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज़. ये सारे आइटम मैं बताऊंगा आपको मेरे बच्चों. फोर्थ आ जाता है करेंट लायबिलिटीज़, करेंट लायबिलिटीज़. और आप बहुत आसानी से करेंट लायबिलिटीज़
जैसे इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग था, यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग, यहाँ लॉन्ग टर्म प्रोविजन था, यहाँ शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यहाँ पे अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी था, यहाँ अदर करेंट लाइबिलिटीज़। चौथा आइटम यहाँ आ जाता है ट्रेड पेबल्स। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो वो कन्वेंशनल या हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट नहीं बनती, वो वर्टिकल बैलेंस शीट बनती है और उसकी हेडिंग बनती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, शेयर होल्डर फंड, जिसमें 3 आइटम है, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, देन शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, देन वी हैव नॉन करेंट लायबिलिटीज़ which have 4 components: long term borrowing, long term provision, deferred tax liabilities, other non current liabilities, and we then have current liabilities, short term borrowing, short term provision, other current liabilities and trade payables. अब बच्चा कहता है सर मैं इसको याद कैसे करूं? आइए एक ट्रिक सिखाते हैं। हाँ जी, कितने स्पॉट्स दिख रहे हैं सर? 4। ओके, कितनी ब्रांच है? 3। कितनी? 1। कितनी सर? 4। कितनी सर? 4। ठीक है, आइए नाम भरते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी, सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, फिर शेयर एप्लीकेशन, पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर नॉन करेंट लायबिलिटी, फिर करेंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर एप्लीकेशन मनी, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, शेयर वारंट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब ये है शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका कोई है ही नहीं कंपोनेंट। नॉन करेंट लायबिलिटी याद करो, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ एंड अदर। यस सर, इसमें क्या था सर? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, वेरी गुड। और सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, वेरी गुड। और सर अदर करेंट असेट्स, वेरी गुड, लायबिलिटीज अदर। और सर ट्रेड पेबल्स। हो गया यार? ये इनके मतलब क्या वो तो मैं अभी बताऊंगा ही ना, मैं कहाँ भाग रहा हूँ? बोले जी, यहाँ तक क्लियर? अब आ जाइए अगले कंपोनेंट जिसको ऑब्वियसली हम कहते हैं एसेट्स। वेल मेरे बच्चों, असेट्स में जो इसका पहला हेड मान लो वो है नॉन करेंट असेट्स। नॉन करेंट असेट्स। बच्चों नॉन करेंट असेट्स के अंदर जो पहली असेट आती है उसे कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स। हालांकि इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो मैं भी आपको दिखाऊंगा, तो जो भी आपके रिस्पेक्टेड टीचर बोलें आप उसके हिसाब से चले। मैं आपको जो कन्वेंशनल है वो भी लिखवा रहा हूँ, जो अमेंडेड है वो भी अभी दिखाऊंगा। अब मेरे बच्चों इसके अंदर आ क्या क्या जाता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो इसके अंदर आ जाता है टेंजिबल असेट्स। तो टेंजिबल असेट्स हो गई लाइक प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग। इसके अंदर आ जाता है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स वही गुडविल, कॉपीराइट। फिर आ जाता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मेरे बच्चों कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता है जैसे आपकी बिल्डिंग तैयार कर रहे हो, ऑफिस तैयार कर रहे हो, अभी आधा तैयार हुआ है। इसके बाद इसी में आ जाता है बेटा इनटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। भाई आपने कॉपीराइट के लिए अप्लाई किया हुआ है, बस आपको मिलने वाला है, इट्स लाइक दैट। सेकंड इसमें आ जाता है बच्चों नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। इसी के अंदर मेरे बच्चों आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अच्छा, कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं सर लोन्स एंड एडवांसेस असेट में कैसे? मेरा बच्चा ये वो है जो एज अ कंपनी आपने दिए हैं लोन्स, तो एसेट हो जाएगी आपकी। फिर इसी में आ जाता है बेटा डेफर्ड टैक्स असेट। डेफर्ड टैक्स असेट, वहाँ था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और आ जाता है अदर नॉन करेंट असेट्स। और इसका जो लास्ट कंपोनेंट होता है बच्चा वो होता है करेंट असेट्स। तो करेंट असेट में क्या क्या आ जाता है? वेल, ए करेंट इन्वेस्टमेंट, बी स्टॉक या इन्वेंट्रीज एज दे से, सी आ जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। डी मेरा बच्चा अगली जो आ जाती है वो आ जाती है ट्रेड रिसीवेबल। ई आ जाता है बेटे अदर। और एक और भी अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, एफ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो बच्चा कहता है सर इसमें और फिर हॉरिजॉन्टल जो वो उसमें बनाते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप में, उसमें क्या फ़र्क है? यार देखो, मैं आपको ना एंट्रीज वाइज सिखाता हूँ। अगर मैं तुमसे बोलूँ यहाँ कैपिटल से 2 लाख रुपए है,
क्रेडिटर सपोज 1 लाख रुपए है, लोन फ्रॉम बैंक सपोज लॉन्ग टर्म है 2 लाख रुपए है, टोटल कितना हुआ सर 5 लाख। ठीक है मेरा बेटा, आप चाहो, मैं नेट प्रॉफिट मान लो 0 है, ठीक है, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन, आप अगर चाहो तो आप ये देख सकते हो कि शेयर कैपिटल में 2 लाख आ गया, कैपिटल की जगह शेयर कैपिटल हो गया ये। क्रेडिटर्स यहाँ आ जाएगा ट्रेड पेबल्स में 1 लाख। इसके बाद लोन फ्रॉम बैंक लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म बोरिंग यहाँ आ गई, आप देख लो टोटल 5 लाख, ये मैं ऊपर कर देता हूँ, टोटल 5 लाख। अब एसेट्स में सपोज कैश 3 लाख है, स्टॉक 50,000 है, प्लांट एंड मशीनरी 50,000 है, 1.5 लाख है राधा, ये भी हो गया 5 लाख। अब कैसे शो करेगा कैश, सर 3 लाख, ये रहा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, स्टॉक 50,000 ये इन्वेंट्री में डाल देगा, प्लांट मशीनरी टेंजिबल में डाल देगा, आया तो अभी भी 5 लाख ही ना। तो सर हम इसको ऐसे क्यों शो करते हैं, सर वैसे ही शो कर लें। यार देखो, जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप रादर और एनपीओ देखते हैं ना, तो इसके अंदर जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं वो कंपनी की नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन से बहुत अलग है। कंपनी के अंदर एक तो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है, दूसरा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन काफ़ी अलग अलग होती है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा एक बड़ा व्यू देते हैं हम, और उसको वर्टिकल बैलेंस शीट जो कि एकोमोडेट कर ले सभी टाइप की ट्रांजैक्शन को आसानी से, इसलिए हम उसको उस तरह से दिखाते हैं। अब मैं टॉपिक पे वापस लेके आता हूँ मेरे बच्चों। तो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, एक मिनट जी कैमरा सही कर लें आपके लिए, हाँ जी शुरू करते हैं जी। पढ़ते हैं। So financial statements are summarized statements of accounting data which gives information as to profitability and financial position of the company. तो पहला इसमें आ जाता है बैलेंस शीट। Well, it is a statement of assets, liabilities and equity minded. अभी जो देखा था ना, असेट भी लिया और ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटी लिया। इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑल्सो नोन एज पोजीशन स्टेटमेंट। P&L ये भी अलग फॉर्मेट बनेगा, वो भी सिखाऊंगा मैं आपको। It shows the financial performance that is result of business operation during an accounting period. It is also known as income statement. इसमें बनते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, वो क्या होते हैं मैं भी सिखाता हूँ आपको। कैश फ्लो पोजीशन चैप्टर 5 में सिखाऊंगा इस बुक के। बेसिकली कैश फ्लो ये बताता है कितना कैश आया कितना कैश गया। तो 4 हमारे पास पार्ट्स हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। बैलेंस शीट जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बाद में बात करेंगे, नोट्स टू अकाउंट इसी में कवर करूँगा, और कैश फ्लो चैप्टर 5 में मिलेगा इस बुक में। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अलग से चैप्टर कराएंगे आपको। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की? वेल दे रिलेट टू पास्ट पीरियड एंड डज आर हिस्टोरिकल। ऑब्वियसली यार आप अकाउंट या जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो वो जो हो चुका है, जो घटित हो चुका है उसके ऊपर बनाते हो, इसलिए हिस्टोरिकल। दे आर एक्सप्रेस इन मनी टर्म्स एंड द वैल्यू ऑफ मनी रिमेन स्टैटिक। आप ये थोड़ा ना कहते हो फर्म एक्स के अकाउंट बड़े अच्छे हैं, फर्म वाई के अकाउंट बड़े सुंदर हैं। आप बेसिकली प्रॉफिट या नंबर्स के टर्म्स में बताते हो वेदर दे आर डूइंग गुड और नॉट। दे शो फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थ्रू स्टेटमेंट ऑफ P&L। ऑब्वियसली हम पहले ही बात कर चुके हैं। बैलेंस शीट के क्या फीचर्स हैं? माइंडेड कंपनी की बैलेंस शीट की बात होगी अब। इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। येस वी अग्री। द टू पार्ट्स ऑफ बैलेंस शीट ऑलवेज मैचेस, बट दिस टाइम इट इज़ असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड। याद करो जब 11th क्लास में आप अकाउंटिंग इक्वेशन करते थे तो आप लिखते थे असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यहाँ कैपिटल रिप्लेस हो जाएगा शेयर होल्डर फंड से। शेयर होल्डर फंड क्या है? इक्विटी। सो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग बैलेंसेज ऑफ असेट, लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर फंड एज ऑन द डेट व्हेन इट इज प्रिपेयर्ड। Characteristics of P&L, statement of P&L. Well, it shows the financial performance of the company, that is revenue earned, expenses and losses incurred, profit or loss for the period. It is prepared for the past again, so that's why historical, and एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड यानी 1 साल के लिए अमूमन बनाते हैं। नोट, Schedule 3 of the Companies Act 2013 is prescribed in the Companies Act 2013 and is the form in which the balance sheet part 1 of the Schedule 3 and statement of P&L part 2 of Schedule 3 are prepared. तो याद रहे, आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लें कि भाई जो बैलेंस शीट है वो Schedule 3 के कौन से पार्ट से बनती है या कौन से पार्ट के ऊपर बनती है, डिपेंडेंट है तो पार्ट 1, और प्रॉफिट एंड लॉस एज पर पार्ट 2. It prescribes that the line items be shown on the face of the balance sheet and statement of P&L, while details as note to accounts which should be cross-referenced with the line item in the financial statement. ये जो पैराग्राफ है इसको मैं आपको सिखाता हूँ, अभी सिखाता हूँ। देखिए
सपोज मेरे बच्चों वो इक्विटी एंड लायबिलिटी था ना, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया नोट नंबर। समझना, जरा ध्यान से समझना। सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि असेट्स पे चलते हैं। असेट का पहला आइटम कौन सा था? नॉन करेंट असेट। नॉन करेंट असेट में पहला कौन सा था सर? फिक्स असेट। वेरी गुड। फिक्स असेट का पहला पार्ट कौन सा था बच्चों? सर फिक्स असेट का पहला पार्ट था टेंजिबल असेट्स। बहुत बढ़िया, टेंजिबल असेट्स। ठीक है, यस सर। नोट नंबर इसके आगे लिख दो 1। लिख दिया सर। सर इसका क्या यूज़ है बताता हूँ। जब बैलेंस शीट बंद हो जाती है ना, ख़त्म हो जाती है जहाँ पर, तो उसके आगे एज फुट नोट आता है, ये इसको बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, नोट नंबर क्या लिखा है? 1। हेडिंग क्या है? टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स, ओके। ठीक है, यस सर। सपोज बेटा तेरे पास 2 टेंजिबल असेट्स हैं। एक है बिल्डिंग 2 लाख रुपए की, और एक है प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख रुपए का। टोटल कितना हो गया सर? 5 लाख। प्यारे बच्चों, तो जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे ना और वहाँ पे लिखेंगे टेंजिबल असेट, तो अमाउंट आएगा 5 लाख रुपए। आप कहोगे सर क्या कहना चाहते हो? मैं नहीं कहना चाहता, आपकी बुक जो कहना चाहते हो मैं कन्वे करना चाहता हूँ। पढ़िए। इट प्रिस्क्राइब दैट द लाइन आइटम्स बी शोन ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट। ये लो जी, फेस ऑफ द बैलेंस शीट, लाइन आइटम टेंजिबल असेट एंड स्टेटमेंट ऑफ पी&एल जब वो बनाया कर तो वाइल डिटेल्स एज नोट टू अकाउंट, तो जो भी इसके डिटेल है कि टेंजिबल असेट में क्या क्या आइटम आ रहा है वो नोट्स नंबर में दिखाया, नोट्स टू अकाउंट, विच वुड बी क्रॉस रेफरेंस विद द लाइन आइटम्स। तो मैंने क्रॉस रेफरेंस किया ना। ये टोटल कितना है? 5 लाख। आप देख लो, टोटल 5 लाख ही तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हुए बच्चों। सो अब एग्जैक्ट फॉर्मेट जो बैलेंस शीट का है, जो भी हमने कच्चा पक्का बनाया, वो ऐसा दिखता है। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट पीरियड, प्रीवियस पीरियड, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, पहला आइटम शेयर होल्डर फंड, उसके कंपोनेंट शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। फिर वी हैव शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। देन वी हैव नॉन करेंट लायबिलिटी, जिसके कंपोनेंट है लॉन्ग टर्म बोरिंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। याद करो, मैंने अभी याद भी करवाया था आपको ये। फिर आते करेंट लायबिलिटीज़ मेरा बच्चा, और करेंट लायबिलिटीज़ के अंदर आपके पास आ गया शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करेंट लायबिलिटीज़, ये सर। अब आ जाओ एसेट्स। नॉन करेंट एसेट, फिक्स असेट, टेंजिबल, इनटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। इसके बाद है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करेंट असेट, डेफर्ड टैक्स असेट, दैट इज नेट। एंड देन वी हैव करेंट असेट, विच इज करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करेंट असेट्स। आई होप यहाँ तक क्लियर सबको। अब एक छोटा सा तरीका है इसको और अच्छे से याद कर रखने का, वो क्या है मेरा बच्चा? वो ये है कि इक्विटी एंड लायबिलिटी भी है 4 आइटम्स, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। एंड असेट वी हैव 2 आइटम्स, नॉन करेंट असेट, करेंट असेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी पहला आइटम क्या है? शेयर होल्डर फंड, उसके 3 पार्ट्स हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। दूसरा कंपोनेंट है शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, उसका कोई पार्ट नहीं है। तीसरा था नॉन करेंट लायबिलिटी, 4 हिस्से हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज़। चौथा था करेंट लायबिलिटीज़, अगेन 4 हिस्से हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर एंड ट्रेड पेबल्स। साइड कर दो। अब आ जाओ एसेट। एसेट में 2 आइटम है, पहले है नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट में आ जाता है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में आ जाती है 4 चीज़ें, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इसके बाद आ जाती है आपकी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करेंट एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड सो ऑन। इसके बाद आ जाता है आपका करेंट एसेट, उसमें आ गया करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करेंट एसेट्स। तो ये याद करने का आपका तरीका इसमें आप अपना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था ना अमेंडमेंट है कुछ, आपको बताऊंगा, वो देखिए। तो कहता है बैलेंस शीट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ एंड असेट। ये मैं अभी बता के आ ही रहा हूँ आप लोगों को। Well, in place of fixed asset, the term property, plant and equipment is used, since the title of accounting standard 10 is changed from fixed asset to property, plant and equipment. Well, अगर आपके टीचर instead of fixed asset minded यहाँ लिखते हैं, देखो A, if they want कि नहीं आप fixed asset ना लिखो, ये
जो अमेंडेड टर्म है वो लिखो तो आप वो लिखिएगा, मेरा फ़र्ज़ है दोनों बता देना। फिर जो भी आपके रिस्पेक्टिव टीचर आपको करा रहे हैं आप उसको फॉलो कीजिए। आइए अब डिटेलिंग बढ़ते हैं। सो पहला है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। वेल इक्विटी इज़ द लायबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स एंड इज टर्म्ड एज शेयर होल्डर फंड। मैंने पहले बताया आपको। इट इंक्लूड शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये भी मैंने पहले बताया आपको। Liabilities means external liabilities of the company, that is liabilities towards outsiders. It is further categorized as non-current liabilities and current liabilities. तो इन बिटवीन शेयर होल्डर फंड एंड नॉन करेंट लाइबिलिटी हम लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। कैसे, शो कर देता हूँ, ये देखिए, इन बिटवीन शेयर होल्डर फंड एंड नॉन करेंट लाइबिलिटी एंड करेंट लाइबिलिटी वी राइट शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। आगे बढ़ते हैं जी। So सबसे पहला कंपोनेंट शेयर होल्डर फंड। सो इट इंक्लूड्स 3 items: शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, एंड वी गोना गो बिग ऑन शेयर कैपिटल। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एज अ कंपनी मैंने 50,000 इक्विटी शेयर और 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हैं, टोटल 1 लाख, जिसमें से 50,000 इक्विटी शेयर, 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है। अब आपको पता है कंपनी को तो प्रमोटर्स चलाते हैं, तो प्रमोटर्स ने कंपनी का एक नया आइडिया लाया और सब कुछ काम वगैरह किया, तो अब ऑब्वियसली वो फ्री में तो नहीं करेगा, उसको रेम्यूनरेशन चाहिए। तो मैंने उसे 5,000 शेयर्स दे दिए एज रेम्यूनरेशन। 1 लाख में से 5,000 शेयर में दे चुका, तो मेरे पास 95,000 शेयर्स बचे। यस। मैंने एक व्यक्ति से मशीन ली थी, अब मशीन लूँगा, पैसे दूंगा बदले में, तो मैंने उसे कैश की जगह 10,000 शेयर्स दे दिए, तो अब मेरे पास 85,000 शेयर्स बचे। यस सर। अब 85,000 में से 15,000 शेयर मैंने प्राइवेट प्लेसमेंट लगा दिया। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है मैंने कुछ चुनिंदा लोगों को दे दिए। इट कुड बी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक सिलेक्टेड बैंकर्स, सिलेक्टेड ब्रोकर्स, या कुछ मेरे जानने वाले, मैंने उनको वो दे दिया। अब बचे 70,000 शेयर। ये 70,000 शेयर मैं पब्लिक को बेच रहा हूँ। आप कहोगे भाई साहब इतनी लंबी कहानी बनाने की ज़रूरत क्या थी? मैं बताता हूँ क्या ज़रूरत थी। आइए ये की पॉइंट्स पढ़िए शेयर कैपिटल के। सो इट इंक्लूड्स बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो वही 50,000 इक्विटी शेयर, 50,000 प्रेफरेंस शेयर। शेयर्स इशूड अगेंस्ट अमाउंट टू प्रमोटर्स एज सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। याद करो वो 5,000 शेयर जो प्रमोटर को दे दिए थे एज रेम्यूनरेशन। शेयर इशूड बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, याद करो वो जो मेरे ख्याल 15,000 शेयर्स थे जो मैंने उसको अपने चुनिंदा लोगों को दे दिए थे। लास्ट वाला पहले पढ़ रहा हूँ। शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो जो मशीन के लिए मैंने 10,000 शेयर्स दे दिए थे। बाकी के 70,000 ये हैं शेयर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन एंड सब्सक्राइब्ड। तो बेसिकली ये पॉइंट्स के थ्रू मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कंपनी के शेयर्स में क्या क्या आ सकता है, लाइक इक्विटी शेयर आ सकता है, प्रेफरेंस शेयर आ सकता है, और साथ में ये भी बताना चाह रहा हूँ कि किस किस तौर से कंपनी बेच सकती है ये शेयर्स। तो आप देख लीजिए, आप अपने प्रमोटर को शेयर्स दे सकते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट लगा सकते हैं, ये आपको 12th BS में भी मिलेगा। नॉर्मल पब्लिक को तो बेच ही सकते हैं। और कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब होता है जब कंपनी किसी से एसेट लेती है तो इंस्टेड ऑफ पेइंग इन कैश कंपनी कैन इशू शेयर्स। तो कहते हैं Schedule 3 of the Companies Act 2013 prescribes that the balance sheet to disclose authorized capital, issued capital, subscribed capital, amount called up by the company and paid up by the shareholder. The details of the above are given in the notes to the accounts on share capital. तो मेरा बच्चा यहाँ से हम इसकी डिटेलिंग पढ़ते हैं कि 3 टाइप के यहाँ पर और फर्दर कैपिटल बताए गए, ऑथोराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। बिफोर वी डू दैट आपका थोड़ा सा हम टेस्ट लेंगे कि अभी तक जो हमने किया वो याद है कि नहीं। अगर वो याद होगा फिर हम आगे चलते हैं आपके लिए।